Hello everyone, this is Rudra Pratap Chaudhary, student of the India's topmost university, Banaras Hindu University. If you would like to watch more educational videos like this, then click to right over here to subscribe the channel and never forget to hit the bell icon. इस वीडियो में हम क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक से हिस्ट्री के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। वीडियो सिमिलर इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हिस्ट्री के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे और हिस्ट्री का चैप्टर 1 का टाइटल है कैसे, कब और कहाँ। और इसका पहला जो टॉपिक है वो है तारीखें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे कि क्लास 8 में हम लोग को हिस्ट्री के सिलेबस में हम लोगों को क्या पढ़ना है। हम लोगों ने हिस्ट्री 6 में पढ़ी है, 7 में भी पढ़ी है। जो हिस्ट्री हम लोगों ने 6 में पढ़ी है उसके आगे जो हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे, और जो हिस्ट्री हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ी है उसके आगे का हिस्ट्री हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे। ऐसे जो एनसीईआरटी है वो अपने सिलेबस को डिसाइड करती है और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सिलेबस डिराइव होते हैं वो इसी तरह से डिराइव होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला टॉपिक है तारीखें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इतिहास का एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताशपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रखते जाओ। क्या इतिहास के बारे में यही धारणा है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें कितनी तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसा कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करते हैं। बेसिकली इतिहास में हम पहले अपने अतीत के बारे में पढ़ते हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट तारीख होती है, किस तारीख पे क्या घटना घटित हुई है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय का कॉफी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने जहन में यह सवाल उठता होगा कि रेलगाड़ी का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि किस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। अब नेक्स्ट हमारा पेज है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रतिक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रतिक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इसे जुड़ाव की वजह है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। जब इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था, इतिहासकार ये लिखते थे। इतिहासकार उसको बोलते हैं जो इतिहास के बहुत सारी विभिन्न चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से किसी बुक का रूप देते हैं और इस बुक को सालों बाद कोई पढ़ते हैं। उसके बाद कौन से साल को इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी और कब मरा, इसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। और इस तरह के जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास के किताब में आपने देखा है क्लास 6 में और क्लास 7 में कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवाल के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज जो है वो किस तरह से बदला। कौन सी तारीख है? दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सी तारीख है। कुछ चीज़ों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं।
अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए, भारत में ब्रिटिश इतिहासकार ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण शासनकाल है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा हुआ? तो प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको अभी के लिए भी, और फॉर्मर जितने भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देंगे आफ्टर 10, आफ्टर 12, आफ्टर ग्रेजुएशन, उन सारे के लिए सब इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बैटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिफ्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी नहीं खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन में के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिन्हें जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। उसके बाद है, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के सीधा इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न महत्व समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाना है कि आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के इतिहास के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम अवधियां कैसे तय करते हैं। अब जितने भी इतिहासकार जो इतिहास की किताबें लिखते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं कि सन इतना तारीख, सन को ये चीज़ हुआ था, सन इतना तारीख इतना को ये चीज़ हुआ था। तो ये सब जो इतिहासकार है वो कैसे तय करते हैं? अर्ली मतलब बाद के इतिहास में जब रिटेन इतिहास आना शुरू हो गया उस समय तो सब कुछ क्लियर था। लेकिन आप याद करिए, आप सोच सकते हैं जिस समय राजा महाराजाओं के शासनकाल में इतिहास एक क्रमबद्ध स्थिति से नहीं लिखा जाता था, तो उस समय के तारीखों के बारे में इतिहासकार जो है वो कैसे पता लगाते थे, अनुमान लगाते होंगे। इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में इतिहास नामक एक किताब लिखी। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इतिहास नामक किताब किसने लिखी? तो इसे इतिहास नामक किताब स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने लिखी थी, नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। भारत के इतिहास को इन्होंने हिंदू कालखंड, मुस्लिम कालखंड और ब्रिटिश कालखंड में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने भी मान लिया। अब ज़्यादातर इतिहासकारों ने कालखंडों के इस विश्लेषण को मान लिया है। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इन तरीकों में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। अब हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि में दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में से कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासक के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन में और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं था। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की एक समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। इसके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ही ऐसा अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेश अब होता क्या है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाव
राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह अपने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों से के कारण क्या बदलाव आया, आप ये भी जानिए कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं व पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए हैं। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है और इस किताब का नाम भी है हमारे अतीत। अब अगला टॉपिक है हमारा, हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा रिकॉर्ड किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ठीक है, अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद टाला जा सकता है। इन समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्र और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिलाधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई अंग्रेजों द्वारा तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना बहुत जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगा लिया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। जनगणना के लिए जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है? अब ये है कि अधिकृत रिकॉर्ड तो करवा लिए गए, सर्वेक्षण करवा लिए गए, अब इससे पता क्या चलता है? रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड में से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा, स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेता और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं लगता कि आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़क पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप किताबें आगे पढ़ेंगे आपको ये समझ में आने लगेगी। अब उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया है। फर्स्ट चैप्टर के बाद हमारा
क्वेश्चंस दिया गया कि आइए कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं, आप पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए हैं। इन जानकारियों को ढूंढने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं और वो भी दुर्गम इलाकों के। उसके बाद से क्वेश्चन सही और गलत बताया। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटी। ये बात सही है। सरकारी दस्तावेजों से हमें समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। बात बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। यह बात सही है। आइए विचार करें, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं हैं। उसमें उन्होंने जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के कालखंडों को हिंदी, मुस्लिम और ब्रिटिश काल के में बांट दिया। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा ताकि वो अपने तरीके से इसका लाभ उठा सके। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वो पुलिस की रिकॉर्डों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती थी। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी के कक्षा 8 के इतिहास के प्रथम भाग के प्रथम चैप्टर को हमने पढ़ा। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन चैप्टर था कि इतिहास क्या होता है, इतिहास कैसा होता है और इतिहास कब का होता है, इसको किस तरह से पढ़ना चाहिए, इसको किस तरह से लेना चाहिए। तो आगे इसी तरह से जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इससे हमें और अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। और चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल का बटन जरूर दबा लीजिए। जय हिंद।